नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। आज 9 अगस्त है। 9 अगस्त वो ऐतिहासिक तारीख जिस दिन भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी या कहें ऐलान किया गया। अगस्त क्रांति दिवस अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए जो मजबूर किया गया, उसका शंखनाद कह सकते हैं कि 9 अगस्त को हुआ था। इस 9 अगस्त की कहानी सिर्फ 2 किरदारों के इर्द गिर्द आप जानते होंगे, जिनको आपने सुना भी है, पढ़ा भी है, लेकिन अगणित ऐसे किरदार थे जिनकी कहानी आपको जाननी जरूरी है। आज से करीब 32 वर्ष पहले एक पत्रकार भी कह सकते हैं, निर्माता भी कह सकते हैं, निर्देशक भी कह सकते हैं, उस शख्सियत ने एक ऐतिहासिक दस्तावेज तैयार किया। कहने को तो दूरदर्शन के लिए 6 एपिसोड्स का एक वृत्त चित्र कह सकते हैं या धारावाहिक कह सकते हैं उसे, लेकिन मैं व्यक्तिगत रूप से उसे वृत्तचित्र या धारावाहिक के रूप में नहीं देखता हूं। वो ऐतिहासिक दस्तावेज था। उस ऐतिहासिक दस्तावेज को तैयार करने के लिए उस शख्सियत ने इस देश में 23,000 किलोमीटर की यात्रा की, कैमरा के साथ, लॉजिस्टिक्स के साथ, और कैमरे में कैद किया, कलमबंद किया और फिर आपके आंखों के सामने उस ऐतिहासिक दस्तावेज को एक वीडियो के जरिए परोसा। आज मैं उन्हीं को आपके सामने लाऊंगा और उन्हीं के जरिए भारत छोड़ो आंदोलन कि कुछ ऐसी कहानियां जो आज तक ना आपने सुनी हैं न देखी हैं, कुछ ऐसे किरदार जिनको सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये आजादी 2014 में नहीं मिली है। संसद में बैठने वाले भी आजकल बताते हैं ना, 2014 में मुल्क आजाद हुआ। ये आजादी 2014 में नहीं मिली है। इस आजादी के लिए बहुत सारी कुर्बानियां हुई। तो अब भूमिका लंबी नहीं करूंगा, क्योंकि कहानी उन्हीं की जुबानी आपको सुनवाएंगे जिन्होंने इन कहानियों को ऐतिहासिक दस्तावेज की शक्ल देने के लिए करीब 3-4 महीने के भीतर 23,000 किलोमीटर की यात्रा की थी। हमारे साथ हैं ब्रजेंद्र रेही जी। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। आज आपने 9 अगस्त इस ऐतिहासिक दिन पर ऐतिहासिक दस्तावेज पेश करने के लिए हमें वक्त दिया है। इस ऐतिहासिक दस्तावेज को लेकर के मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ज़्यादा उत्सुक हूँ और मुझे लगता है दर्शक भी आज कुछ ऐसी अनसुनी कहानियों को सुनना चाहेंगे। लेकिन पहला सवाल, हम कहानियों पर जाएंगे, लेकिन ये कहानियाँ, आखिर कहानियों को एक दस्तावेज के शक्ल में इकट्ठा करना, इतनी लंबी यात्रा 23,000 किलोमीटर, ये सामान्य नहीं है। ये कैसे आपके दिमाग में आया? ये मतलब आपने जब सोचा होगा तो आपको ये उस समय मुझे लगता है कि आभास नहीं रहा होगा कि मुझे 23,000 किलोमीटर चलना पड़ेगा, महीनों लग जाएंगे, और महीनों के बाद नतीजा क्या आएगा, स्क्रीन पर दिखेगा क्या? ये कैसे विचार आया आपके दिमाग में? देखिए, नमस्कार चित्रांशी, यह सवाल आपने सही किया है, लेकिन इसके लिए मैं दूरदर्शन को धन्यवाद दूंगा, क्योंकि आपको पता है कि यात्रा में कितना खर्च होता है, और फिर शूटिंग और रिसर्च और सब कुछ। तो मेरा अपना एक रिसर्च डिपार्टमेंट था जिसमें काफ़ी लोग काम करते थे, और स्वाधीनता आंदोलन को लेकर के बचपन से ही मेरे मस्तिष्क में बहुत सारे सवाल भी थे और मुझे पढ़ने में रुचि भी थी। तो जब भारत छोड़ो आंदोलन की स्वर्ण जयंती मनाई जा रही थी, तो तत्कालीन दूरदर्शन के निर्देशक ने मुझे कहा कि क्या आप इस पर कुछ कर सकते हैं। तो मैंने कहा कि मैं विचार करता हूं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। अंततोगत्वा ये निश्चय हुआ, हमारी एक टीम बनी और हमने लगभग 300 पृष्ठ का एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, जिसमें ये देखा गया कि जिन स्थानों पर शहीदों ने अपनी कुर्बानियां दी है, जिनके नाम नहीं हैं, किन लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया है,
जिन लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया, मुझे लगा कि उनमें से कई जीवित होंगे। वो स्थल जिनको लोगों ने देखा नहीं था, चिमियू, चिमूर, आष्टी, गांव-गांव में, उड़ीसा के गांव में, राजस्थान के गांव में, तो जहाँ जहाँ बलिया में, असम के गांव में, नगांव में, तेजपुर में, मतलब आप देखिए कि और दक्षिण भारत के कई गांवों में, धारवाड़ के पास होसी रत्ती में, यानी जहाँ जहाँ क्रांतिकारियों ने बलिदान दिए थे, जहाँ लोग शहीद हुए थे, वहाँ मुझे जाने का मौका मिला। लेकिन इस सब से पहले मैं 2 लाइन में पृष्ठभूमि बताना चाहता हूँ। बिल्कुल। कि जब 1939 में विश्व युद्ध 1 सितंबर 1939 को जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया, और तो 3 सितंबर को ब्रिटेन भी उसमें शामिल हो गया। जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया था, फिर ब्रिटेन शामिल हो गया, और ब्रिटेन के शामिल होने से हमारे देश में एक जलजला आया, क्योंकि हम लंबे समय से स्वाधीनता की मांग कर रहे थे। भारत के नेताओं से, जो लोग स्वाधीनता की मांग कर रहे, उस जनता से अंग्रेजों ने कोई परमिशन नहीं ली, कुछ पूछा तक नहीं। तो कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया और उनसे कहा कि हम तब भाग लेंगे, तब समर्थन देंगे इसका, जब आप हमें ये गारंटी दे कि स्वाधीनता कब देंगे, स्वतंत्रता भारत को कब मिलेगी। इस पर उस वक्त के लॉर्ड लिनलिथगो, उन्होंने कोई संतोषजनक नहीं दिया। उन्होंने कहा हम इस पर विचार करेंगे। उन दिनों भारत में 11 राज्यों में 8 में कांग्रेस की सरकार थी और 3 में मुस्लिम लीग की। इस 37 के चुनाव में जो सरकार बनी थी, हाँ, 39 की बात करें, 3 में जो सरकार बनी। तो जब 8 राज्यों में तो कांग्रेस कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया और 8 सरकारों को उन्होंने बाहर हो गए, त्याग पत्र दे दिया। देखिए, यहाँ पर एक ट्विस्ट पॉइंट यह आया कि जब सरकार चली गई तो गवर्नरों ने राज्यों पर अधिकार कर लिया। कांग्रेस कार्य समिति ने 1900 ये कहा कि यह हमारे लिए अपमानजनक है, भारतवासियों के लिए, बिना पूछे भारत को उसमें आप शामिल कर रहे हैं, क्योंकि सैनिक भी तो भारतीय लड़ रहे थे, पैसा भी भारत का खर्च हो रहा है और लड़ाई ब्रिटेन लड़ रहा है, भारत स्वतंत्रता चाहता है। तो आप सोचिए कि उस स्थिति में जब ये कांग्रेस ने त्यागपत्र दे दिया, सभी 8 ये हुई, तो जिन्ना को इससे थोड़ी खुशी हुई। इससे अन्यथा न लें, इतिहास का तथ्य है कि मुस्लिम लीग ने दिए जलाए इस खुशी में कि ये सरकारें चली गई हैं, क्योंकि अंग्रेज फूट डालो और राज करो की नीति पूरी तरह से इसमें सफल हो गई थी। उधर द्वितीय विश्व युद्ध में भाग लेने से अंग्रेजों की हालत पतली हो गई, क्योंकि युद्ध का खर्चा हो रहा था। इसके अलावा इतना ही नहीं, द्वितीय विश्व युद्ध में लंदन के बर्मिंघम पैलेस पर बम गिराने की बात हो गई, बम बरसाए भी गए। तो अंततोगत्वा अंग्रेजों को अपना हाथ पीछे खींचना पड़ा, लेकिन भारत से अभी तक उन्होंने आश्वासन नहीं दिया कि हम तुमको सत्ता दे देंगे। फिर क्रिप्स मिशन आया, वो असफल हो गया। तो क्रिप्स मिशन की असफलता पर गांधी जी ने कहा कि वो हमें जो आश्वासन दे रहे हैं वो एक प्रकार से जो बैंक, ऐसे बैंक का चेक दे रहे हैं जिसके अंदर पैसा ही नहीं। तो और फिर जुलाई में गांधी जी ने ये कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव किया। फिर बाद में ये प्रस्ताव बम्बई की गवालिया टैंक मैदान में जब 7 और 8 अगस्त को कांग्रेस की कार्य समिति सम्मेलन हुआ, उसमें जाकर के फिर भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया है। ये देखिए, भूमिका तो आपने बता दी, लेकिन जो महत्वपूर्ण है, एक चर्चा आपने की, दिए जलाए मुस्लिम लीग ने। अब ये सवाल हालांकि मैं बाद में लूंगा, पहले कुछ कहानियां जरूरी है सुननी, लेकिन
यहाँ से शुरुआत से मुझे व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह रहा हूँ, हो सकता है रही साहब सहमत हो ना हो, लेकिन यहीं पर मुझे मुस्लिम लीग और संघ का चरित्र एक सा नजर आ रहा है। किसी ने घी के दिए जलाए और किसी ने क्या किया था, आप लोगों को पता है, तमाम कहानियां हैं जासूसी की। खैर उस पर आएंगे, क्योंकि संघ की क्या भूमिका थी, संघ के जो अथॉरिटीज थी उनका क्या रुख था और संघ के कार्यकर्ताओं का क्या रुख था, ये भी समझेंगे कि कार्यकर्ता क्या संघ प्रमुख के आदेश पर चल रहे थे या देश के साथ चल रहे थे और संघ का हेडक्वार्टर क्या कर रहा था, वो सवाल लेंगे आगे। लेकिन शुरुआत करते हैं, आपने कहा जब हम लोग बात करते हैं 42 की, तो सामान्य रूप से जो सतही एक हम लोग पढ़ते लिखते हैं तो सतारा और बलिया दो जगह की स्वतंत्र सरकारों की बात होती है, लेकिन थोड़ा और गहराई में जाते हैं तो मिदनापुर भी है, जबलपुर भी है। लेकिन इसके अलावा ये तो ऐसे सेंटर्स हैं जहां पर स्वतंत्र सरकारें गठित हो गई। देश भर का वो कौन कौन सा हिस्सा था जो आपकी रिसर्च में निकल करके आया, जहां पर इस भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेजों के पैर के नीचे से जमीन खिसका दी? देखिए, सबसे ज्यादा आंदोलन उत्तर प्रदेश में हुआ, बंगाल में हुआ। बंगाल के तो गांव गांव में जिनकी कहानियां ही नहीं लिखी गई, अंग्रेजों ने ब्रूटल अत्याचार किए। 42 के आंदोलन में ब्रूटल अत्याचार किए। तमिल दक्षिण भारत में, उड़ीसा में, उड़ीसा के जिन गांवों में गए वहां जाकर के जो कहानियां पता लगी वो बिल्कुल ऐसी थी जो दिल दहलाने वाली थी। मैं अभी बहुत सारे स्वाधीनता सेनानियों के नाम याद नहीं कर पा रहा हूँ। नहीं, कुछ जो याद हो वो बताइए आप, ये कम से कम। जैसे आप देखिए असम में, असम में एक 15 साल की लड़की जिन्होंने जुलूस का नेतृत्व किया, अभी अचानक मेरे दिमाग से नाम नहीं आ रहा है, और 70 साल की 75 साल की वृद्धा तामलुक में, मिदनापुर जिले में तामलुक, हाँ, वो उन्होंने झंडे का और वो गोली से भून दिया गया। जबलपुर में वहां पर गुलाब सिंह नाम के एक बच्चे थे, युवक जो स्कूल से छूट के आए थे, उनको भून दिया गया। एक जगह मुझे वो शहर का नाम मेरे दिमाग से निकल रहा है अभी, वहां पर असल में इसमें भावना जरूरी है, स्थान तो कोई भी हो सकता है, कि माँ रोटी बना रही थी तो बेटे ने कहा कि बाहर जुलूस निकल रहा है, मैं एक नारा लगा के आता हूँ। तो माँ ने कहा कि जाओ, तो उनके पिता उसमें शामिल होने के लिए पहले चले गए थे, और मैं रोटी बना के आती हूँ। आप आश्चर्य करेंगे कि वो तीनों ही शहीद हो गए। ऐसी घटनाएं देश भर में अनेक हुई, जिनका दस्तावेजीकरण भी हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ हो, लेकिन भारत की आज़ादी यूं ही नहीं मिली। ये मैं समझ सकता हूँ कि आपने उनसे खुद सीधे मुलाकात की, परिवारों से बात की, जिन लोगों ने, जैसे मैं आष्टी गया, चिमूर गया, दोनों ही महाराष्ट्र में हैं। आष्टी के घर में मुझे 20 से 25 लोग आष्टी में स्वाधीनता सेनानी मिले। चिमूर में मुझे उस वक्त भाग लेने वाले मिले जो वहां पर शहीद स्मारक के अनेक स्तंभ, शहीद स्तंभ बना रखे थे, और एक एक किस्सा, एक एक कहानी बलिदानी कहानी। 2 लाइनें तो हैं कि उन्होंने भून दिया, उन्होंने कुर्बानी दी आज़ादी के लिए, लेकिन ये 2 लाइनें पूरा इतिहास है स्वाधीनता। अच्छा, ये अभी हम और ऐसी कहानियों पे थोड़ा आप भी इमोशनल, और जब भी ये आज़ादी की आंदोलन की बात होती है तभी कई बार हम आज के दौर में जब हम लोग न्यूज़ लॉन्चर पे चर्चा करते हैं तो कई बार लोगों को लगता है बड़े कठोर शब्द का इस्तेमाल करते हैं। कठोर शब्द का इस्तेमाल इसलिए करते हैं क्योंकि हम भावनात्मक रूप से इस देश की आज़ादी के संघर्ष से खुद को जोड़ते हैं, इसीलिए वो कठोरता आती है, वो कड़वापन आता है जुबान में, मिजाज में, जब देखते हैं कि लोकतंत्र के साथ, डेमोक्रेसी के साथ खिलवाड़ हो रहा है, ठीक नहीं हो रहा है व्यवहार जो। हाँ, तो देश इसी के लिए लोगों ने कुर्बानियां थोड़ी दी थी। इस भ्रष्टाचार, इस जितना जो भी कुछ हो रहा है, उसको देख करके मुझे याद आता है कि कुछ स्वाधीनता सेनानियों ने मुझे कहा, जो रिकॉर्डेड है,
कि हम ये देखते हैं तो हमें लगता है कि ये क्या हो रहा है, क्या इसके लिए हमने कुर्बानी दी थी? तो ये एक विचार का विषय है। नहीं तो आपने जो नाम भी रखा ना, देश की पुकार, वही देश की पुकार आज के समय में, आज 2024 में 9 अगस्त 2024 को वो देश की पुकार जो शब्द है वो मुझे ज़्यादा प्रासंगिक नजर आता है, क्योंकि देश की पुकार यानी देश की पुकार किसी नेता की पुकार नहीं हो सकती। इस देश की आत्मा 143 करोड़ लोग हैं, बिल्कुल, ये उनकी पुकार है। उनकी पुकार है कि जो 9 अगस्त 1942 को हुआ था, 9 अगस्त 2024 को हम कहाँ खड़े हैं। देखिए एक चीज बहुत महत्वपूर्ण है, आपने कहा देश की पुकार, पर हम ये जाने कि उस दिन क्या हुआ। 9 अगस्त को क्या हुआ था? 8 अगस्त को गांधी जी ने बंबई के गवालियर टैंक मैदान में भाषण दिया। हाँ, उस वक्त अरुणा आसफ अली थी, डॉक्टर उषा मेहता थी, सुशीला नायर थी, ये सब यंग लेडीज थी, 30 साल की, 32 साल की, 35 साल की। और इसको कहने के साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस का अधिवेशन था, देश भर से लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। लेकिन इस घटनाक्रम में एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि इसकी सूचना दिल्ली में, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव थे जुगल किशोर खन्ना, उनका मैंने साक्षात्कार किया। वो दूरदर्शन पर टेलीकास्ट भी हुआ था और वो साक्षात्कार मेरी एक पुस्तक में भी है। तो उन्होंने बताया कि उनको एक गुप्त सूचना मिली थी, महेंद्र पति नाम का एक व्यक्ति डिस्पैच डिपार्टमेंट में काम करता था, होम मिनिस्ट्री के पे, आज की तरह से कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। तो वो जो डिस्पैच डिपार्टमेंट, उसमें जो टाइप वाला था वो भी उसका दोस्त था। उसने बताया कि इसमें सभी नेताओं की गिरफ्तारी के आदेश बम्बई सरकार को भेजे जा रहे हैं। वो जुगल किशोर खन्ना के साथ काम करता था, उनका पड़ोसी भी था। तो उसने खन्ना जी को आके बताया कि आप बम्बई जा रहे हो पर आप सब तो अरेस्ट हो जाओगे। तो उनका तुमको कैसे पता? कि नहीं, हमने तो आज गवर्नर को लिफाफा भिजवाया है वहाँ। तो ये बात उन्होंने आसफ अली साहब, अरुणा आसफ अली के पति, जो कांग्रेस के वर्किंग कमेटी के मेंबर थे, उनको बता दी कि आप बॉम्बे जा रहे हैं, मैं कल रवाना होकर आऊँगा, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में बता दीजिएगा 6 तारीख को कि गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, आदेश पहुंच चुका है। आसफ अली का कि ठीक है मैं कह दूंगा। तो जब आसफ अली साहब ने, ये मेरे पास डॉक्यूमेंटेड है, उनका इंटरव्यू है इसलिए बात कह रहा हूँ, मैं तो था नहीं। तो आसफ अली साहब ने वर्किंग कमेटी की मीटिंग के बाद जो मेंबर्स थे उनको ये कहा कि आप लोगों की गिरफ्तारी के आदेश आ चुके हैं, आप लोग जो भी कदम उठाएं वो सोच समझ के उठाएं ताकि आप अपने उद्देश्य में पूरे हो सकें। भारत छोड़ो का, वो गांधी जी का जो भी कुछ नेतृत्व था उसके हिसाब से क्या करना है उसकी तैयारी कर सके ताकि मैसेज जा सके देश भर में। तो ये जब सूचना तत्कालीन जो बात में हमारे शिक्षा मंत्री बने, क्या नाम, मौलाना आज़ाद को ये बात बताई गई। तो मौलाना आज़ाद ने कहा कि दिल्ली वाले, और सरोजनी नायडू, तो उन्होंने कहा दिल्ली वाले रोज कुछ न कुछ ऐसी खबरें लेके आते रहते हैं, और उनके जुगल किशोर खन्ना की मजाक उड़ाई गई। ये बात जुगल किशोर खन्ना को कैसे पता चली? जब वो नेक्स्ट डे बॉम्बे पहुंचे, तीसरे दिन बॉम्बे इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए 8 तारीख को पहुंचे, तो उन्होंने कहा कि मैंने जो मैसेज दिया था आसफ अली साहब, आपने तो कि तुम्हारा मैसेज तो दिया, लेकिन वो सब लोग ये कह रहे थे कि दिल्ली वाले तो कुछ खबरें लेते हुए आते हैं और उनकी उड़ी हुई खबरों पर ज़्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आज ही नहीं है, उस ज़माने में भी ऐसा होता था कि हम किसी की बात को माने न माने, और उस स्तर पर भी ऐसा होता था। लेकिन हुआ, दूसरे दिन गिरफ्तारी हुई। और इसका भी एक किस्सा है कि गांधी जी के भाषण के बाद, ये अरुणा आसफ अली ने बताया मुझे, तो गांधी जी के भाषण के बाद गांधी जी जब बिरला हाउस पहुंचे बॉम्बे में और सब ठहरे हुए वहीं थे, तो उन्होंने रात का समय था, तो उन्होंने अरुणा आसफ अली और महादेव देसाई जो गांधी जी के सचिव थे, प्यारे लाल जी भी वहीं थे, तो उन्होंने कहा कि देखिए आज के भाषण के बाद अंग्रेज मुझे गिरफ्तार नहीं करेंगे। तो उन्होंने क्यों नहीं करेंगे?
क्योंकि मैंने उनसे कहा है कि मेरी चिट्ठी तुमको मिलेगी और तुमको देश छोड़ के जाना है, लोगों का समर्थन देखा है। उनमें गांधी जी ने भी एक बात और भी कही थी कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं वो सभी अधिकांश उसमें हिंदुओं की संतान है। ये उनका भाषण है, मेरी पुस्तक में है, मैं आप कहे तो पढ़ के सुना सकता हूँ। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने भी उस भाषण को छापा है और गांधी वाङ्मय में भी उनका पूरा भाषण है। तो इतने में फोन आया जीवराज मेहता साहब का, कांग्रेस के बड़े लीडर थे। तो उन्होंने कहा फोन देते हुए, क्योंकि वो गांधी जी को देखने के लिए एक डॉक्टर गिल्डर आने वाले थे, उनके स्वास्थ्य की जांच करने के लिए नेक्स्ट डे। तो जीवराज मेहता का फोन आया कि गिल्डर ये पूछ रहे हैं कि वो कब आपको देखने के लिए आए। गिल्डर उनको तुरंत देखने आना चाहते थे रात को। तो डॉक्टर इनसे अरुणा असफ अली से गांधी जी ने कहा कि कल 1 बजे का टाइम दे दो। तो जब जीवराज मेहता ने उनको कहा कि कल 1 बजे आप आ जाइए, तो उन्होंने कहा कि कल किसको देखने आऊंगा। यानी डॉक्टर गिल्डर को पता था कि कल ये गिरफ्तार हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कल गिरफ्तार हो जाएंगे। एक डॉक्टर की भूमिका भी निभाई और अपनी भी बात रख ली। नेक्स्ट डे तो सब गिरफ्तार हुए, ले गए उनको, सब ट्रेन में बिठा करके अहमदनगर फोर्ट में, और गांधी जी को उधर बाद में वहाँ ले गए पूना आगा खां महल, अहमदनगर फोर्ट, नैनी जेल, हजारीबाग का जेल, यही सब थे जहाँ पर हालांकि उसी दौरान डिस्कवरी ऑफ इंडिया भी शायद कहाँ पर उन्होंने अहमदनगर फोर्ट में नेहरू जी ने लिखी। लेकिन जब आपने ट्रेन की बात कर दी, तो ट्रेन की बात से एक जब संस्मरण होता है, हम लोग अतीत में जाते हैं, तो उस दौरान ट्रेन की पटरियों को लेकर के भी कुछ प्लान किया गया कि पटरियां उखाड़नी है। ये प्लानिंग हुआ, एकाएक रुक गया, लेकिन आज तक ये साफ नहीं हो पाया कि प्लान हुआ क्या था और रुका क्यों था। गांधी जी ने ये कहा था 8 तारीख को अपने भाषण में कि आपको कोई संदेश नहीं आएगा, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दीजिए, डू एंड डाई, आप खुद अपने नेता हैं। डॉक्टर उषा मेहता ने स्पष्ट रूप से कहा कि आप खुद अपने नेता हैं, अपना नेतृत्व खुद करें। जनता ने अपना नेतृत्व संभाल लिया था। उषा मेहता की चर्चा आ गई तो उन्होंने गुप्त रेडियो स्टेशन बम्बई की एक चाल में नीचे के उसमें गुप्त रेडियो स्टेशन बनाया। अच्छा। और उससे प्रसारण शुरू किया। मैं अपने एक रेफरेंस में आपको ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि उस रेफरेंस से ये पता लगेगा कि उस वक्त क्या बात कही गई थी और कैसे कही गई थी। तो 1 मिनट में आपका लूँगा। ये रहा कि कैसे हुआ, प्रसारण कैसे होता था। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए अंग्रेजी में बोलते थे, दिस इज कांग्रेस रेडियो, सोमवार इन इंडिया, समवेयर इन इंडिया ऑन 32.3 BTS। यह कांग्रेस रेडियो है, भारत में किसी स्थान से 32.3 BTS से बोल रहे हैं। हमने 12-13 अगस्त को भी प्रसारण शुरू किया था। इससे पहले अच्युतराव पटवर्धन और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी भाषण हुआ था। और फिर बाद में इन लोगों को अरेस्ट भी कर लिया गया। तो ये इस तरह की गुप्त योजनाएं भी चली, ये भी काम चलता रहा। दूसरी ओर उषा जी नहीं गिरफ्तार हुई ना, सब बाद में सब बाद में गिरफ्तार, ये गिरफ्तार हो गई। इनको पकड़ के ले गए और बम्बई में खबरें ये आने लगी कि उषा को पत्थरों, इस पर बर्फ की सिल्लियों पर लिटाया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है। तो उषा मेहता की माँ ने खाने का टिफिन आर्थर रोड जेल में भेजा, रोटी के अंदर एक कागज की स्लिप पर मैसेज ये लिखा कि अगर तू जेल से बाहर आ गई तो मेरे घर के दरवाजे बंद हैं। मैंने ये उसके अंदर लिख के भेजा। तो जब उनके गई और उन्होंने, तो बाहर बहुत अफवाहें चल रही थी, और उन्होंने कहा कि जब मैंने माँ का ये संदेश पढ़ा रोटी के अंदर तो मुझे बहुत खुशी हुई। और उसके बाद आकर के बाहर उन्होंने बात कही। आपने एक कहा कि लोगों ने ट्रेन और उलट दी या बिजली के तार हटा दिए, सरकारी कचहरियाँ, सरकारी दफ्तर, सब व्यवस्थाएं छिन्न भिन्न कर दी।
एक किस्सा मैं आपको और बताता हूँ। यह किस्सा है चौधरी रणवीर सिंह जी हुड्डा साहब का, जो ये भूपेंद्र हुड्डा जी के पिताजी। पिताजी वो बड़े क्रांतिकारी थे। उस वक्त उनकी उम्र 40-42 साल की थी। अच्छा। और उनको खानदेश का, महाराष्ट्र का हाँ। वो हिस्सा दिया गया था। हाँ। अच्युतराव पटवर्धन और ये सब लोग वहाँ पर सारा कर रहे थे। अमल नेर की बात है। तो जब इनको ये जिम्मेदारी दी गई, क्रांतिकारी ग्रुप ने अपना बंद, हर एक के क्रांतिकारी अलग अलग इलाकों के बनते गए और वहाँ काम करते गए। तो उन्होंने कहा कि आज पटरी, रेल की पटरियां हमको मालगाड़ी डीरेल्ड करनी चाहिए। हुड्डा जी के इंटरव्यू में उन्होंने बताया, मेरी पुस्तक में भी है। किसका इंटरव्यू? भूपेंद्र हुड्डा, इनके पिताजी का? इनके पिताजी का, अच्छा, जो खुद क्रांतिकारी थे। अच्छा, उन्हीं का ये तभी लिया था। हाँ। जब वो जीवित थे। अच्छा। 92 की बात है, 1992 में। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने निश्चय किया, हमने रेल की पटरियां उखाड़ दी और उस पर मालगाड़ी आने वाली थी। उन्होंने कहा कि हमने सोचा था कि मालगाड़ी आने वाली है, इसलिए मालगाड़ी डीरेल्ड हो तो कोई नुकसान नहीं है। हम इस बात के खिलाफ थे कि किसी पैसेंजर का नुकसान हो, क्योंकि हमारे ही लोग मारे जाएंगे। रात का समय था, पटरियां उखाड़ दी गई थी, पर रेलवे ने उस ट्रैक पर मालगाड़ी के बजाय ट्रेन भेज दी, पैसेंजर ट्रेन भेज दी। वो थी पेशावर एक्सप्रेस। पेशावर एक्सप्रेस उस टूटी पटरियों पर आ गई और डीरेल्ड हो गई। बहुत बुरी दुर्घटना हुई, अनेक लोग मारे गए। और जब इन क्रांतिकारियों को, इन सबको पता लगा, तो इन लोगों ने बहुत ही शॉक्ड रह गए। उसमें वो बताते हैं कि हम लोगों ने 2 दिन तक खाना नहीं खाया, भोजन नहीं किया हम लोगों ने। इतने हम शौक थे कि हम अपने ही देश के लोगों को इस तरह कैसे कर रहे हैं। और बाद में ये निश्चय किया कि हम ट्रेन की पटरियां नहीं उखाड़ेंगे। ये घटना सामान्य रूप से हम लोग भूपेंद्र हुड्डा की बात करते हैं तो इस आज की सियासत के दौर में बात होती है। इतिहास के पन्नों में क्या क्या दस्तावेज सिमटे हुए हैं, क्या क्या कहानियां हैं, आज उसी के देखिए कुछ हिस्से आ रहे हैं। एक इसके अलावा आपने उषा मेहता की भूमिका की जिक्र की, और उस दौर में महिलाओं की भूमिका और किसकी किसकी क्या भूमिका थी? कुछ ऐसी कहानियां हों जो आपके उस 92 वाली रिसर्च में ही सामने आई हों। असल में क्या है, ये चूँकि अचानक सब कुछ हुआ तो मुझे बहुत सारी स्मृतियों में चीज़ें, कहीं नाम नहीं याद आ रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है बहुत सारा। और आपको पता है कि एक लाइब्रेरी में जब आप घुसते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। मैं खुद ही कंफ्यूज हूँ कि मैं क्या सुना और क्या ना सुना। पर जैसे जैसे याद आएगा, जो आपको याद आए, खुला मंच। दिल्ली के रूपनारायण जी की एक घटना याद आ रही है। दिल्ली में लाला रूपनारायण, दिल्ली के, वो भी एक स्वाधीनता सेनानी थे। भारत छोड़ो आंदोलन में दिल्ली में 11 अगस्त को दिल्ली में सबसे पहला आंदोलन हुआ, व्यापक स्तर पर हुआ उसमें। और आश्चर्य की बात है कि दिल्ली में हिंदू और मुसलमान दोनों ने संगठित रूप से आंदोलन किया। 13 अगस्त को रूपनारायण जी अरेस्ट कर लिए गए और उनको मुल्तान जेल ले जाया गया। दिल्ली की महिलाएं सड़कों पर आ गई और सभी जो हर मोहल्ले से ग्रुप बनने लगे और गिरफ्तारियां देने लगे। ये मुल्तान जेल चले गए। दिल्ली में आंदोलन काफ़ी तेज हो गया और घंटाघर पर झंडा फहराने के लिए एक सज्जन थे मुस्लिम, उस वक्त के बड़े लीडर थे कांग्रेस के, उनको जिम्मेदारी दी गई कि तुमको ये झंडा फहराना पड़ेगा। तो पुलिस को पता लग गया, तो ये डोली में बैठकर गए और इन्होंने फिर ये यहाँ पर चांदनी चौक में फिर वहाँ झंडा फहराया उन्होंने। तो इस तरह की घटनाएं, बाद में वो सब अरेस्ट हुए, ऐसा नहीं कि अरेस्ट नहीं हुए, सब अरेस्ट हुए। जब वो ये सारी कार्रवाई चली रही थी तो उनका ट्रांसफ़र मुल्तान से यहाँ हुआ और दिल्ली में जितनी महिलाएं अरेस्ट की जा रही थी उनको लाहौर जेल में ले जाया गया। तो ये रूपनारायण जी वहाँ से मुल्तान से अम्बाला जेल शिफ्ट कर दिया गया। तो वहाँ महिला जेल और पुरुष जेल
दोनों वैसे बनाई गई थी और बीच में तार की जाली लगा दी गई थी, कांटे वाले तार की। तो एक दिन की बात है, जब वो अपने कपड़े सुखाने के लिए बाहर आए तो उनकी नज़र महिला जेल की उस जालियों से देखा कि ये मेरी पत्नी यहाँ कैसे है। और फिर वो थोड़ी देर देखते रहे तो उनकी बहन भी वहाँ थी, दोनों, तो बेटी बहन थी दोनों और पत्नी थी। तो जा करके उनको ये पता लगा कि जिन महिलाओं को उनके घर की 3 महिलाएं अरेस्ट की गई थी और उनको बिल्कुल नहीं पता था कि मेरे घर की महिलाएं भी गिरफ्तार। अच्छा, ये महिलाओं की भूमिका पे आपने कहा कि घर की महिलाएं जेल में हैं, पति बगल में है, पति को पता नहीं है, वो भी जेल में है। इन सामान्य तौर पर इस दौर में देखिए, इस इंटरव्यू को करने के पीछे बहुत शॉर्ट, जैसे अभी कहा रही साहब ने कि बहुत सारे ऐसे फैक्चुअल जैसे नाम है, जगह है, वो भूल जाता है। और रही साहब के जज्बे की भी मैं बात करूं, 80 वर्ष की उम्र में आज भी उतने पुराने किए गए काम जो उन्होंने 70 के दशक में, 80 के दशक में, 90 के दशक में किया है, उनको बताने के लिए तत्काल हमारे ऑफिस में, स्टूडियो में आकर के बैठ गए कि नहीं, 9 अगस्त की बात है तो मैं ज़रूर बैठूंगा, इस पर इतना लंबा काम किया है। इसके अलावा कुछ, मतलब ये दिल्ली की बात हो गई, आपने उड़ीसा और असम की बात की थी। उड़ीसा, असम, ये वो हिस्से हैं जो आज की तारीख में जब हम राष्ट्रीय राजनीति की बात होती है तो इस राष्ट्रीय राजनीति में यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, इसके अलावा किसी की चर्चा नहीं होती है। हमको लगता है कई बार कि उड़ीसा जैसे राज्य मेन स्ट्रीम में की चर्चाओं से इतने दूर हैं, सिर्फ चुनावी वक्त में याद करते हैं, उसके अलावा नहीं करते। लेकिन आज़ादी के आंदोलन में उड़ीसा का बड़ा योगदान है। लक्ष्मण नायक वहाँ के बहुत बड़े क्रांतिकारी, हाँ, इसीलिए मैं उड़ीसा पे, हाँ। और उनकी बहन से मेरी मुलाकात हुई तब वो 92 इयर्स की थी। लक्ष्मण नायक की आपको बताया कि वहाँ उड़ीसा में बहुत क्रांतिकारियों का, मैं जगह फिर बोल रहा हूँ, कई स्मारक मैंने देखे, कई गए, लेकिन लक्ष्मण नायक याद आ रहे हैं। उनके स्मारकों पर मैं गया, उनके स्मारक पर गया उस गांव में। फिर उनकी बहन से मुलाकात हुई, टूटी फूटी झोंपड़ी सब कुछ, और मैं उनसे मिला। उन्होंने किस्सा बताया कि किस तरह महिलाएं घरों से निकलकर, जिनको हम कहते हैं निरक्षर हैं, पढ़े लिखे नहीं है, आज की पीढ़ी देखेगी तो वो चौंक जाएगी कि ये घास उठाने वाली महिला, खेतों में काम करने वाली महिला, स्वाहा, यातना की शिकार, हेमलता बरुआ, असम की बात है। आप देखिए, स्कूल से निकली हुई लड़कियां आ रही हैं 16 साल की, झंडे का नेतृत्व करते हुए पुलिस स्टेशन पर फायरिंग में, वो उनकी सहेलियां मारी जाती। तो अब माहौल जैसा उस वक्त का था, उसी से हमको आज़ादी मिली। आपने बीच में चर्चा की थी कि आरएसएस की क्या भूमिका रही। आरएसएस की भूमिका, क्योंकि मुस्लिम लीग पे आपने कहा, तो हम आरएसएस की भूमिका, और इस दौर में तो और भी प्रासंगिक है उस भूमिका की चर्चा करना। देखिए, आरएसएस की भूमिका के बारे में बात करते वक्त जो मेरी जानकारी, जो रिसर्च में निकल के आई है, उस रिसर्च से 2 बातों का पता लगा। क्योंकि महाराष्ट्र में आंदोलन बहुत उग्र था, हाँ, और चिमूर और राष्ट्रीय दोनों ही नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर आंदोलन का केंद्र था, चिमूर और राष्ट्रीय था। तो ये तो नहीं हो सकता कि आरएसएस के लोग उसमें भाग नहीं लेते, पर आरएसएस ने अपनी तरफ से कोई कॉल नहीं दिया था। एग्जैक्टली, हाँ, आरएसएस ने कोई कॉल नहीं दिया था। ये डॉक्यूमेंटेड है, अभी नई रिसर्च में कोई निकल के आए तो उससे मुझे क्या इतराज हो सकता है, पर मेरी रिसर्च में उस वक्त, लेकिन स्वयं सेवकों ने आंदोलन में जरूर भाग लिया था। आरएसएस के एक वरिष्ठ प्रवक्ता, प्रचारक, उनका मैंने साक्षात्कार किया था, जो आरएसएस के प्रवक्ता भी होते थे, वहाँ नागपुर से निकलने वाले एक अखबार के संपादक भी थे। 2015 में मैंने, वो जीवित थे तब, उनका मैंने माधव गोविंद वैद्य, हाँ, उनका मैंने इंटरव्यू किया। तो उन्होंने बताया कि इसमें
आरएसएस के भाग नहीं लेने के पीछे एक कारण ये था कि आरएसएस हिंदुओं को संगठित करने का काम कर रहा था। उनका रचनात्मक काम था। उन्होंने कहा हम लोग रचनात्मक काम कर रहे थे। आंदोलन में भाग लेने के लिए सभी आंदोलन में भाग नहीं ले सकते थे। जिनको दूसरा काम करना था वो भी कर रहे थे, तो इसलिए कोई निर्देश नहीं दिया। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये थी कि गुरु गोलवलकर को, गुरुजी को ये भरोसा था कि आंदोलन शुरू करने से पहले गांधी जी उनसे परामर्श करेंगे। पर गांधी जी ने संघ से कोई परामर्श नहीं किया, जबकि हिंदू महासभा से उन्होंने परामर्श किया, उन्होंने दूसरे दलों से परामर्श किया, मुसलमानों से परामर्श किया, दूसरे अन्य राजनीतिक दलों से परामर्श किया जो उस वक्त एग्जिस्ट करते थे, लेकिन संघ से उन्होंने कोई परामर्श नहीं लिया, परामर्श किया। तो संघ ने इसलिए सीधे सीधे भाग नहीं लिया, लेकिन संघ ने कभी विरोध नहीं किया। इसलिए ये नहीं कह सकते कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने आजादी के आंदोलन में भाग नहीं लिया। स्वयंसेवकों ने लिया, लेकिन संघ ने कभी कॉल नहीं दी। इसके पीछे का एक तर्क और भी है जिस पर विचार करना चाहिए कि गांधी जी ने कहा कि सब अपने अपने नेता आप हैं। कांग्रेस ने भी कोई सभी जिला हेडक्वार्टरों तक और सब तक कोई निर्देश नहीं दिया था कि आप ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसे। जब सभी अपने नेता हैं तो वहां भी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए, तो वहां भी वो अपनी तरह से लोग कर रहे थे। तो चिमूर और आष्टी में तो और नागपुर में काफी स्वयंसेवकों ने भाग लिया। ये इस पर एक रिसर्च भी हुई है, शोध भी लिखा गया है। नागपुर विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर ने इस पर काम भी किया। लेकिन उस दौर में कुछ बातें, हालांकि इस चर्चा से वो इतर एक सवाल है, इस चर्चा से अलग है वो, कि उस दौर के तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं, तथ्य हैं जो बताते हैं कि उस दौर में संघ के कुछ लोगों ने इस आंदोलन से विश्वासघात भी किया। इस तरह का मेरे उसमें कोई नहीं था, क्योंकि देखिए मैं दूरदर्शन के लिए सीरियल जो बना रहा था उसमें मुझे उन स्थानों को देखना था जहां लोग शहीद हुए, उन लोगों से मिलना था जिन्होंने उसमें भाग लिया। तो मेरा जो उद्देश्य था, मेरी जो स्क्रिप्ट थी और जिस पर हमारा रिसर्च, वो इसी पर गया, क्योंकि हमें पॉलिटिकल नहीं जाना था। और एक धारावाहिक जो दर्शकों के लिए बनाया जाता है नॉलेज के लिए, उसमें पॉलिटिकल बनाते तो हम उसमें लेते, पॉलिटिकल कुछ कर रहे होते तो सोचते कि क्या भूमिका था क्या। तो ये केवल घटनाओं पर आधारित लोगों को प्रेरणा देने के लिए था कि देखिए हमारे लिए हमारी पूर्व पीढ़ी ने क्या बलिदान दिया है। चलिए, इस चर्चा से अलग मैं दर्शकों से, खैर ये इंटरव्यू करते करते ही जहन में आया कि रेही साहब के ही जरिए तमाम ऐसी कहानियाँ, किस्से हैं, हम एक एपिसोड्स के शक्ल में आप तक लेकर के आए। वो एपिसोड सीरियल धारावाहिक वाले अंदाज में उसका प्रस्तुतिकरण नहीं होगा। वो जैसे कहते ना कि हम लोग बैठ करके बातचीत करें, कहानी के शक्ल में आपको सुनाएं, वैसे ही कुछ करेंगे, कोशिश जल्दी ही लाएंगे। चलते चलते एक आखिरी बस 30 सेकंड का, इस दौर में, जिस दौर में हम आज हैं, क्योंकि फिर ये 9 अगस्त चला जाएगा, फिर 9 अगस्त 2025 में आएगा, फिर 26 में आएगा, ये 9 अगस्त आता रहेगा। लेकिन 9 अगस्त कितना बदला हुआ आएगा, आज का 9 अगस्त और अगले 2025 के 9 अगस्त में कुछ फर्क आएगा कि नहीं आएगा? क्या ऐसे ही जब मैं ये सुनता हूँ, संसद में बैठे, आज की तारीख में वो संसद की माननीय सदस्य हैं जो कहती हैं 2014 के बाद इस देश को असली आज़ादी तो 14 के बाद मिली। उस दौर में आपका ये 23,000 किलोमीटर की वो तपस्या ही मैं कह सकता हूँ, उस तपस्या आपको ऐसा नहीं लगता ग्रहण लग गया, वो तपस्या व्यर्थ गई, डूब गई? देखिए, मैं आपको एक बात तो जरूर कहना चाहता हूँ। आज मुझे परमिशन दें तो मैं एक नक्शा दिखाना चाहता हूँ। बिल्कुल दिखाओ, बिल्कुल। ये वो नक्शा है जो आप अपने अलग से इसको दिखा दीजिए। हम दिखाएंगे इसको, जिसमें मैं देश में कहाँ गया। ये पूरे देश में दिल्ली से शुरू करके, शिमला से शुरू करके जो पॉइंट्स लगे हैं। अच्छा, शिमला, पिथौरागढ़, रोहतक, दिल्ली, लखीमपुर, फिर यूपी में एंट्री, लखीमपुर, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी,
मुगल सराय, अच्छा मुगल सराय से फिर बिहार में एंट्री, हाँ। फिर मुगल सराय, बलिया, सिवान, पटना, हजारीबाग, पूर्णिया, कटिहार, मुंगेर, तेजपुर, नौगांव, कलकत्ता, तामलुक, और ये साउथ तक देखिए कालीकट, कोयम्बटूर और कालीकट सबसे नीचे देखिए। तो इसमें एक किस्सा मुझे याद आ गया, समाप्त करने से पहले मैं बताता हूँ कि लखीमपुर खीरी में 25 साल के राजनारायण मिश्रा शहीद हुए थे। उनको 1945 में फांसी हुई थी। मतलब इस आंदोलन में भाग लेने वाले अनेक लोगों को फांसियां हुई हैं, तो उसमें राजनारायण मिश्रा थे। 1945 में आजादी के 2 साल के भीतर जब आजादी मिलने वाली है, और उन्होंने वहां पर हथियार और अनाज लूटे थे, उनके ग्रुप ने, उनको फांसी लखनऊ जेल में हुई। तो वो लखनऊ की जेल को मैंने खुदवाया। अब वो जेल नहीं है, उसके जगह नए निर्माण कार्य हो गए, लेकिन 92 में थी। तो जहाँ फांसी हुई, सरकार ने मेरी मदद की, और उस जेल को, वो बंद पड़ा हुआ था एरिया पूरा, जो उसका फांसी लगाते हैं, वो मुझे वो फांसी घर देखने का मौका मिला कि कैसे। तो मेरा कहना यह है कि इसी तरह मुझे दक्षिण भारत की कुछ जेलों का भी भ्रमण करने का मौका मिला, जहाँ पर लोगों को फांसी दी गई थी। वहाँ फांसी देने के अलग तरह के वो थे। तो कहना ये चाहता हूँ, और जो स्मारक मैंने देखे, जैसे राजनारायण मिश्रा का स्मारक, बलिया का स्मारक, इसी तरह इसके पास होसी रत्ती का स्मारक महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश में धमदाहा, और ये सारे स्मारक। तो एक ही चीज़ का मुझे दुख है, और बहुत मुझे इसका धक्का भी लगा। उस वक्त मैंने लोगों से कहा भी, प्रशासन के बड़े लोगों से, नेताओं से, कि स्मारकों की बहुत दुर्दशा है। आज भी हमारे देश में शहीदों के स्मारक को आपको देखने जाएंगे तो ग्रामीण इलाकों में कहीं भी वो बने हैं, तो उनको वो सुरक्षा, वो सुरक्षित वो नहीं। हाँ, कभी फूल चढ़ा देते हैं, कोई वक्त आता है तो कोई याद कर लेते हैं। तो आप अपने शहीदों को याद करने के लिए उनके स्मारकों को अच्छा बनाएं, उसमें उनकी जीवनियाँ लिखें। स्थानीय स्तर के लोग भी, गांव के लोग भी, उस कस्बे के लोग भी नहीं जानते कि यहाँ कभी कोई शहीद हुआ था। और जहाँ लोग शहीद हुए, जहाँ अंग्रेजों की गोली से मारे गए आज़ादी के लिए, वहाँ पर भी कोई प्रतीक कुछ होना चाहिए, जिससे हम ये जान सकें कि आज़ादी मुफ्त में नहीं मिली। सही बात है। ये कहानियाँ जब जैसे जैसे कहानियाँ गुम होती जाएंगी, कुर्बानियाँ गुम होती जाएंगी, ये कहानियों और कुर्बानियों का ऐसा अंतर संबंध है। ये कहानियाँ गुम होंगी, ये कुर्बानियाँ गुम होंगी, तो फिर ऐसे ही नई नई कहानियाँ गढ़ी जाएंगी। और युवा पीढ़ी जो न कुर्बानियों से कोई इत्तेफाक रखता है, न इन कहानियों को पढ़ने में रुचि रखता है, उसे फिर नई कहानियाँ बताई जाएंगी, और वो यकीन करेगा, ताली बजाएगा कि हाँ, अभी अभी तो आज़ादी मिली है। ये कहना, जुबान से ऐसे अल्फाज निकालना, ये अपराध उन शहीदों के साथ है जिनकी शहादत से, जिनके परिवारों की कुर्बानियों से हमें आज़ाद हवा में, आज़ाद मुल्क में अपने हक और हुकूक के साथ, आज़ाद जुबान के साथ बोलने, बैठने और अपने आज़ादी से सब कुछ करने के लिए अधिकार मिले। इजाज़त दीजिए आज, लेकिन हम लाएंगे कुछ कड़ियाँ, आपके सामने रखेंगे, कहानी की शक्ल में, आपके कान तक, आपके ज़हन तक, आपके दिल तक, आपके दिमाग तक पहुँचाने की कोशिश ज़रूर करेंगे। एक बात चलते चलते ज़रूर बोल देता हूँ कि मसालेदार राजनीतिक घटनाक्रम के बीच कई बार ऐसी गंभीर बातें नीरस सी लगती हैं, लेकिन जिस दिन इसमें रस आ जाएगा, उस दिन हमारे देश में, हमारी डेमोक्रेसी में रस आ जाएगा। और जब जीवन हो, मुल्क हो, लोकतंत्र हो, संविधान हो, उसमें रस होता है,
तो वो फिर जीवंत हो उठता है, ऑक्सीजन मिलने लगता है। तो ऑक्सीजन की जरूरत है इस देश को, लोकतंत्र को, संविधान को, हमारे मुल्क को ऑक्सीजन की जरूरत है। देखिएगा, रोचक भले न हो लेकिन भावनाओं से पूर्ण है, परिपूर्ण है, सबक है। सबक अगर हम सीखना चाहें तो पूरे जीवन में वक्त कम ही आपको मिलेगा, वक्त कम मिलेगा। इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर आप लोग देखते रहिए। रही साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन हम आपका कुछ वक्त और आगे लेंगे। आज ही हम आपसे ये कमिटमेंट चाहते हैं कि आपका और वक्त हम लेंगे। धन्यवाद, जरूर। धन्यवाद।